गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इंडस्ट्रीज। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारत के उद्योग हैं उनके बारे में आज की हमारी विशेष क्लास रहने वाली है। तो सभी लोग एक बार इस क्लास से जुड़ जाइए और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो सारे लोग एक बार क्लास को शेयर अवश्य कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्लास बेसिक से स्टार्ट करेंगे यानी जीरो से जीनियस तक आपको लेकर चलेंगे। इसमें पहले तो हम लोग थ्योरी सेक्शन समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, जितने भी लोग आ चुके हैं अच्छे से क्लास को अटेंड करें। तो देखिए सबसे पहले हम भारत के उद्योग में क्या जानेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं। जो भी हमारी क्लास होती है सबसे पहले तो हम लोग उसमें बेसिक जानते हैं। ये हमारी हर क्लास में हमने ये टॉपिक बताया आपको कि सबसे पहले कोई भी आप क्लास पढ़िए तो उसका बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का उद्योग यानी भारत के जो उद्योग है उनकी हमारी क्लास है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं। बेसिक पॉइंट हमारा रहेगा उद्योग किसे कहते हैं। नोट कीजिए उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग किसे कहते हैं? तो उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है। किससे है? हाँ सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग आ चुके हैं। तो देखिए उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग उन गतिविधियों को कहते हैं जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा बिकने योग्य अवस्था में लाता है, उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर इस पॉइंट को आप लोगों ने समझ लिया तो आप उद्योग से संबंधित क्लास सारी अच्छे से अटेंड कर लेंगे। क्या है कि उद्योग उन गतिविधियों को कहते हैं जिनमें कच्चे माल को पक्के माल के रूप में या बिकने योग्य अवस्था में लाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उद्योग कहते हैं। समझिए पहले तो ये हेडिंग, ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि उद्योग किसे कहते हैं। तो उद्योग उन गतिविधियों को कहा जाता है, उद्योग उन गतिविधियों को कहा जाता है उन गतिविधियों को कहा जाता है उन गतिविधियों को कहा जाता है जिससे कच्चे माल को, किस प्रकार के माल को? कच्चे माल को पक्के माल के रूप में, पक्के माल के रूप में, पक्के माल के रूप में या बिकने योग्य अवस्था में लाते हैं, या बिकने योग्य अवस्था में लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उद्योग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि उद्योग की डेफिनेशन आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्या कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग उन गतिविधियों को कहा जाता है, गतिविधियों का मतलब होता है उन क्रियाकलापों को कहा जाता है जिससे कच्चे माल को पक्के माल के रूप में, यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसको पक्के माल के रूप में क्या किया जाता है? पक्के माल के रूप में बदल दिया जाता है या बिकने योग्य अवस्था में लाते हैं। यानी कच्चा मटेरियल होता है उसको इस तरह से उसका कार्य होता है, यानी उसके जो रूप होता है इस तरह से परिवर्तन किया जाता है कि वो बिकने योग्य अवस्था में लाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग? जैसे एग्जाम्पल लिया गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये क्या हो गया? तो ये उद्योग हो गया। अब देखिए इसमें अपनी डेफिनेशन को डालिए, इसमें अपनी डेफिनेशन डालिए, क्या बनेगी? डेफिनेशन हमने लिखवाई थी कच्चे माल को पक्के माल के रूप में। इसमें हमारा कच्चा माल कौन हो गया? गन्ना। कच्चा माल कौन सा है? गन्ना। पक्का माल क्या बना जाके? चीनी। अब गन्ना हम बेचते हैं लेकिन ये हमारा रॉ मटेरियल होता है, पक्का माल हमारा बना जाके चीनी
चीनी यानी बिकने योग्य अवस्था में जो पदार्थ लाया जाता है, जिसके द्वारा लाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग बोलते हैं। तो जो हमारा गन्ना रॉ मटेरियल था, इसको जब सॉलिड मटेरियल के रूप में लाए तो ये क्या बन गया, चीनी बना जाके, यानी बिकने योग्य अवस्था में जब बना तो ये चीनी कहलाया। तो इस क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, यानी इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है। हमने उद्योग जान लिया, अब हम लोग जानेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए, उद्योगों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। उद्योगों का वर्गीकरण, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा सभी लोग। उद्योगों का वर्गीकरण, तो देखिए उद्योगों का जो वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया गया है। सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दें कि जो उद्योग है इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, इनके वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें, कितने प्रकार से किया गया है। गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को, गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए क्लास बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी लोग टाइम पर आने की कोशिश कीजिएगा। कृषि आधारित, खनिज आधारित, ठीक है, ये आंसर आ रहे हैं सभी के। चलिए अब देखिए, ये बांटे गए हैं, वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, 4 भागों में। देखिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, तो एक एक भाग को अच्छे से नोट कीजिएगा। पहला है इसमें कृषि आधारित, पहला भाग कौन सा है, कृषि आधारित। और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, खनिज आधारित, खनिज आधारित। तीसरा भाग हमारा हो जाएगा खनिज प्लस तकनीकी आधारित। इसको आप थोड़ा इधर नोट कीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको हटाइए, थोड़ा इधर से सेट करेंगे तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। पहला था इसमें कौन सा, कृषि आधारित, कृषि आधारित। दूसरा कौन सा था हमारा, खनिज आधारित, खनिज आधारित। और तीसरा कौन सा था, आधारित, ठीक है। दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा था खनिज प्लस तकनीकी आधारित, खनिज प्लस तकनीकी आधारित। और चौथा है इसमें हमारा वन आधारित, इसे भी नोट कीजिए, वन आधारित। तो 4 प्रकार से उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार हो गए, एक बार दोबारा से इन्हें देखिए। कृषि आधारित यानी जो उद्योग है वो कृषि पर भी आधारित होते हैं, खनिज पर आधारित होते हैं, खनिज प्लस तकनीकी दोनों पर आधारित होते हैं, वन आधारित यानी वनों पर भी उद्योग डिपेंड होते हैं। तो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है उद्योगों को। अब हम लोग ये जानेंगे 4 प्रकार से उद्योगों को वर्गीकरण तो किया गया है, लेकिन कौन कौन से इसमें क्षेत्र रखे गए हैं। जैसे इसमें क्या क्या काम होगा, कृषि पर आधारित है, इसमें क्या होगा, तो इसमें सूती वस्त्रों का उद्योग होगा, यानी सूती वस्त्र उद्योग इसमें रखे गए हैं, और चीनी उद्योग। इस प्रकार से अन्य और भी रखे गए हैं। तो पहला इसमें नोट करेंगे, इसमें कृषि पर कौन कौन से उद्योग आधारित हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और कौन सा है, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। तो ये किस पर आधारित है, ये सूती वस्त्रों पर आधारित है। अब इसमें है हमारा खनिज पर आधारित कौन से हैं, तो खनिज पर हो जाएंगे, खनिज पर सीमेंट उद्योग, खनिज पर आधारित कौन कौन से हो जाएंगे, सीमेंट उद्योग,
लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये दो उद्योग किस पर आधारित हैं? खनिज पर आधारित हो जाएंगे। और भी जो हमारे खनिज पदार्थ होंगे उन्हें भी हम रख लेंगे। जैसे एक और हमारा है इसमें एल्यूमिनियम इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम इस्पात उद्योग। तो ये जितने भी खनिज पदार्थ होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? जैसे खनिज है हमारा सीमेंट, खनिज है हमारा लौह, एल्यूमिनियम भी हमारा खनिज है, तो खनिज उद्योगों में ये सारे उद्योग आ जाएंगे। अब है इसमें हमारा खनिज तथा तकनीकी आधारित। किस प्रकार के उद्योग हैं? खनिज तथा तकनीकी आधारित उद्योग हैं। इनमें कौन कौन से रखे जाएंगे? तो वायुयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, यानी जो हमारे एरोप्लेन होते हैं इनका निर्माण होता है वो किस उद्योग पर आधारित होगा? तो खनिज तकनीकी उद्योग पर आधारित होगा। वायुयान निर्माण उद्योग। दूसरा है इसमें रेल निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। तो ये किसमें आएंगे? ये खनिज प्लस तकनीकी दोनों पर आधारित है। कौन कौन से? वायुयान निर्माण उद्योग और दूसरा है रेल निर्माण उद्योग। ये किस पर आधारित हो जाएंगे? खनिज प्लस तकनीकी दोनों पर आधारित। चौथा था इसमें हमारा वन उद्योग। तो वन उद्योग में क्या क्या रखा जाएगा? वन में रखा जाएगा कागज उद्योग और रेशम उद्योग। वन उद्योग में पहला कौन सा है? कागज उद्योग, कागज उद्योग, और दूसरा हो जाएगा रेशम उद्योग। ठीक है, तो उद्योगों को जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में। आप इसी तरह से चारों भाग नोट कीजिएगा जिस तरह से ये नोट किए गए हैं। ठीक है, तो इनमें कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित, खनिज प्लस तकनीकी पर आधारित और वन पर आधारित। अब क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है चीनी उद्योग किस पर आधारित है? तो सभी लोग आंसर क्लिक करें। कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग किस पर आधारित होगा? तो कृषि पर आधारित होगा। इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा लौह इस्पात उद्योग किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा खनिज उद्योग पर आधारित, खनिज पर आधारित। दूसरा है वायुयान निर्माण उद्योग किस पर आधारित है? तो खनिज प्लस तकनीकी ये दोनों पर आधारित है। चौथा हमारा कागज उद्योग किस पर आधारित होता है? तो कागज उद्योग कहाँ से आधारित होता है? वनों पर आधारित होता है। तो ये 4 प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे भारत में औद्योगिक नीति के बारे में। किसके बारे में? भारत में जो औद्योगिक नीति प्रारंभ हुई थी उसके बारे में अब हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसकी। तो इसको हटाइएगा, फिर हम लोग इसमें नई हेडिंग बनाएंगे। क्या? भारत में औद्योगिक नीति। भारत में औद्योगिक नीति हेडिंग बनाइए। भारत में औद्योगिक नीति। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, जो हमारा इंडिया है औद्योगिक नीति यानी कब कब उद्योग प्रारंभ किए गए इस बिंदु में आपको ये बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग नोट कीजिए क्या कि स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में पहली औद्योगिक नीति प्रारंभ हुई थी। यानी जैसे ही हम 1947 में आजाद हुए थे उसके तुरंत अगले वर्ष ही हमने अपने औद्योगिक जो उद्योग धंधे थे उन्हें प्रारंभ कर दिया था। यानी विकास करना हमने तुरंत डेवलप अपना शुरू कर दिया था।
तो इसमें पॉइंट बनाइएगा क्या कि स्वतंत्रता के पश्चात, क्या बनाइएगा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने कब औद्योगिक नीति प्रारंभ की, औद्योगिक नीति प्रारंभ की। तो कब प्रारंभ की, सभी लोग कमेंट करें एक बार। औद्योगिक नीति भारत ने स्वतंत्रता के बाद, यानी जब हम स्वतंत्र हो गए उसके पश्चात कौन सी सन थी जिस सन में औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई थी। तो सभी लोग कमेंट करें फटाफट। देखिए सभी के कमेंट साफ साफ नजर आ रहे हैं, बस जब थोड़ी सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए। ये जीएस एक ऐसा पोर्शन है, आप सुनते रहिए और आंसर करते रहिए, ठीक है। जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सुनिए और फटाफट आंसर कीजिए। तो कब प्रारंभ हुई थी, 1948 में। सभी के आंसर आ चुके हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आंसर हम बता भी चुके हैं। तो कब हुई थी, 1948 में। सभी के लमसम आंसर आ चुके हैं। 1948 में ये प्रारंभ हुई थी, यानी 1948 में प्रारंभ हुई थी स्वतंत्रता के बाद। अब देखिए ये तो प्रथम थी, स्वतंत्रता के बाद प्रथम, ये हमारी कैसी थी, प्रथम औद्योगिक नीति थी, ठीक है। प्रथम औद्योगिक नीति प्रारंभ हुई थी 1948 में। अब दूसरी कब आई, तो दूसरी कब आई, दूसरी सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब आई। जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा सभी लोग, कब आई। तो ये आई थी 1956 में। हाँ सभी के आंसर आ रहे हैं, कब आई थी, 1956 में ये आई थी। कब आई थी, 1956 में, यानी 1956 ईस्वी में दूसरी औद्योगिक नीति आई थी। लेकिन जो वर्तमान में औद्योगिक नीति चल रही है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो वो प्रारंभ हुई थी 1991 में, यानी 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। और 1991 से लेकर 2022 तक आज भी हमारी वही नीति चल रही है जो 1991 में प्रारंभ हुई थी। तो नोट कीजिएगा क्या कि आधुनिक और नई औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुई थी, तो 1951 ईस्वी में। आधुनिक और नई उद्योग नीति, आधुनिक और नई उद्योग नीति ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी नई औद्योगिक नीति। अब देखिए तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुई थी, तो 1948 में, यानी स्वतंत्रता के एक वर्ष पश्चात ये नीति प्रारंभ हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि दूसरी औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुई थी स्वतंत्रता के बाद, तो कब हुई थी, 1956 में, यानी 1956 में प्रारंभ हुई थी। और जो आज यानी वर्तमान में औद्योगिक नीति चल रही है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो 1991 में प्रारंभ हुई थी, यानी 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो तीनों नीतियां आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं सभी ने अच्छे से नोट भी की होंगी और क्लियर भी हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए जो आधुनिक और नई औद्योगिक नीति है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में। कितने भागों में, यानी जो वर्तमान में औद्योगिक नीति चल रही है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नोट कीजिएगा अगला पॉइंट क्या, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, आधुनिक और नई उद्योग नीति ये वर्तमान में चल रही है और इसको कितने भागों में बांटा गया है,
तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया, यानी ये 3 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। कौन कौन से भाग हो जाएंगे? अगर आप लोगों को कोई सा भी भाग पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि नई और आधुनिक औद्योगिक नीति के कितने भाग हैं और कौन कौन से हैं। कोई सा भी आपको अगर एक भी भाग पता है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, सभी के आंसर आ चुके हैं। तो इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया। किसी किसी ने आंसर किया उदारीकरण, किसी ने किया निजीकरण, किसी ने किया वैश्वीकरण, यानी 3 तरह के 3 बातें हो गई। तो यानी ये तीनों हमें मिल गए हैं, यानी 3 भागों में बांटा था तो तीनों भाग सभी के आंसर भी आ चुके हैं। सभी लोगों ने अलग अलग कमेंट भी दिया है। बहुत से लोगों के उदारीकरण सबसे अधिक मात्रा में कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से भाग हो गए। पहला भाग है इसमें उदारीकरण। पहला भाग क्या है? उदारीकरण हो जाएगा। दूसरा आप सभी लोगों ने कौन सा भाग कमेंट किया था? निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। दूसरा भाग हो गया निजीकरण। तीसरा भाग हो गया वैश्वीकरण। कौन सा हो गया? वैश्वीकरण तीसरा भाग हो गया। अब देखिए तीनों भाग मिल गए, लेकिन इन तीनों भागों को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं लिबराइजेशन, और इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं वैश्वीकरण को? तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों हो गए कौन कौन से? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों पार्ट हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन देखिए अब इनमें पूछा जाएगा कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र रखे गए हैं। तो देखिए इनमें क्या हुआ था, जब इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया था तो देखिए जो इसमें उदारीकरण थी, इसमें क्या हुआ था? तो उद्योगों पर जो प्रतिबंध लगा था, उदारीकरण में क्या हुआ? जो उद्योगों पर प्रतिबंध लगा था, यानी जो उद्योग चल रहे थे, कारखाने चल रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ प्रतिबंध था तो उन पर सब कुछ प्रतिबंध हटा दिया गया। तो इसमें क्या हुआ? उद्योगों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। कोई भी फाउंडेशन थी तो उदारीकरण जब भाग को अलग किया गया तो उसमें उद्योगों पर जो प्राइवेटाइजेशन लगा हुआ था, यानी उद्योगों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया गया। उद्योगों पर प्रतिबंध हटा दिया गया। ये हुआ था उदारीकरण में। ठीक है, क्वेश्चन कभी आए कि जो उदारीकरण है इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया था। अब देखिए इसमें दूसरा है हमारा प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण मीन्स क्या होता है? प्राइवेट, यानी प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था? तो इसमें उद्योगों को एंट्री दी गई। निजीकरण था, उसको क्या किया गया? उद्योगों को अनुमति दी गई। किसमें? प्राइवेटाइजेशन में उद्योगों को अनुमति दी गई, प्राइवेटाइजेशन में। ठीक है, अब अगला है हमारा इसमें वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था? अपने देश की जो अर्थ है, यानी जो हम अपने देश में व्यापार करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में ये हुआ था कि कोई भी देश हमारे देश के साथ व्यापार कर सकता है, और जो भारत के लोग हैं, ये भी किसी अन्य देश से व्यापार कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में ये हुआ था। इसमें नोट कीजिए, अन्य देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। ये क्या हुआ था? ये ग्लोबलाइजेशन में हुआ था कि अन्य देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया था, यानी
अमेरिका भी हमारे देश के साथ व्यापार करता है, रूस भी कर सकता है, चीन भी कर सकता है, और हम भी इन देशों में व्यापार कर सकते हैं। रूस, अमेरिका और चीन, जो भी देश हमारे देश के साथ व्यापार करेगा उस देश के साथ हम भी व्यापार कर सकते हैं। व्यापार का मतलब होता है यानी कोई भी देश होगा अगर हमारे देश से कुछ खरीद सकता है तो हम भी उस देश को खरीद सकते हैं, उस देश से ले सकते हैं और उस देश को बेच भी सकते हैं। ये होता है आदान प्रदान की क्रिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को तीनों समझ में आ गए। आधुनिक और नई उद्योग नीति को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से पार्ट थे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो तीनों ये हो गए हमारा। उदारीकरण को लिबरलाइजेशन कहते हैं, निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तीनों हो गए। और जो हमारा उदारीकरण है इसको उद्योगों पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया। निजीकरण में उद्योगों को अनुमति दी गई और जो वैश्वीकरण था इसमें अन्य देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, यानी तीनों वर्गों को हमने देख लिया है। अब हम इसमें एक एक उद्योग को लेकर चलेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। तो एक एक उद्योग को लेकर चलेंगे, जो उद्योग इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में विशेष जानेंगे। यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले तो एक हेडिंग बनाइए, क्या कि लौह इस्पात उद्योग। कौन सा बनाएंगे? लौह इस्पात उद्योग। अच्छी सी मोटी हेडिंग बनाइए, क्या कि लौह इस्पात उद्योग। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए जो लौह इस्पात उद्योग है इसमें कितने पॉइंट आएंगे। इसमें सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भारत में देश का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कब स्थापित किया गया था, किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, ये सारे पॉइंट पूछे जाएंगे। तो सारे पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें हम लोग हेडिंग बनाएंगे लौह इस्पात उद्योग। सभी ने हेडिंग नोट कर ली अच्छे से। तो अब इसमें देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग ये कमेंट कीजिए कि लौह इस्पात उद्योग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यानी जो हमारी ये हेडिंग बनाई है हमने कौन सी, लौह इस्पात उद्योग, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज तो ये तो सभी को पता होगा कि उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और जो लौह इस्पात है, लौह यानी आयरन होता है, इस्पात इसका मतलब होता है स्टील, और उद्योग होता है इसका मतलब होता है इंडस्ट्रीज। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? आयरन स्टील इंडस्ट्री बोलते हैं लौह इस्पात उद्योग को। अब देखिए जब लौह इस्पात उद्योग को हम आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था। देखिए जो हमने अभी पढ़ा वो था स्वतंत्रता से पूर्व, हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉरी, अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता से पूर्व नहीं पढ़ा है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भारत में प्रथम कब स्थापित किया गया था, या स्वतंत्रता से पूर्व हो या बाद में हो। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले भारत में, यानी जब से उद्योग धंधे स्टार्ट हुए सबसे पहले वहीं पर जाइए, यानी जड़ पकड़िए जाके। तो कब प्रारंभ हुई थी? 1874 ईस्वी में, यानी 1874 में भारत में लौह इस्पात कारखाने प्रारंभ हुए थे। एक कारखाना प्रारंभ हुआ था 1874 में, यानी 1874 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर ये प्रारंभ किया गया था? तो एक कुल्टी नामक स्थान था। स्थान का नाम क्या था? कुल्टी नामक स्थान था। उस स्थान पर 1874 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो कुल्टी स्थान है ये भारत के किस स्टेट में पड़ता है, यानी भारत के किस राज्य में कुल्टी नामक स्थान है। देखिए स्थान तो हमने देख लिया कि प्रथम खोला गया था कुल्टी नामक स्थान पर। अगर कहीं आपसे राज्य पूछ देगा कि भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो राज्य कौन सा था?
पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है इसने अत्यधिक फंड उससे मांगना प्रारंभ कर दिया। जब ये कंपनी प्रथम बार स्थापित हुई थी तो जो कंपनी का ओनर था ना वो कंपनी को सही से चलाना जानता था, ना उसका व्यापार सही से हो रहा था, यानी कंपनी थी वो ग्रोथ नहीं कर रही थी। कंपनी के ग्रोथ ना करने के कारण जो कंपनी की तरफ से सरकार को फंड दिया जाता है, जब उस कंपनी ने फंड सरकार को नहीं दे पाया तो सरकार ने वो कंपनी पर अधिकार कर लिया। उस कंपनी पर जब अधिकार कर लिया तो जो उसका ओनर था उसने वो कंपनी छोड़ दी। जब पश्चिम बंगाल सरकार का उस कंपनी पर अधिकार हो गया तो उसने नाम उसका चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया? बराकर लौह इस्पात कर दिया, आयरन स्टील कर दिया इस कंपनी का नाम। तो देखिए क्या कर दिया गया, बराकर आयरन वर्क्स इस कंपनी का नाम बाद में कर दिया। पहले तो इसका नाम क्या रखा गया था? लौह उद्योग। क्या रखा गया था? लौह उद्योग। तो देखिए इसमें नोट कीजिएगा पॉइंट क्या कि 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी बराकर नदी। कौन सी हो जाएगी? बराकर नदी के किनारे, बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? कुल्टी नामक स्थान पर कुल्टी नामक स्थान पर, जो स्थान कहाँ है? ये स्थान है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था, स्थापित किया था। तो प्रथम कारखाना लौह इस्पात उद्योग कहाँ प्रारंभ किया था? पश्चिम बंगाल में किया था। स्थान की बात की जाए तो स्थान हो जाएगा कुल्टी। किस सन में प्रारंभ किया? तो 1874 ईस्वी में प्रारंभ किया। ये आप हम लोगों को बता चुके हैं कि फंड ना देने की वजह से सरकार ने इसको अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बराकर आयरन वर्क्स कर दिया। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसको नोट कीजिए, नाम बदलकर कर दिया गया बराकर आयरन वर्क्स। ये बाद में कंपनी का नाम कर दिया गया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया इस कंपनी को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए अगला हम इसमें पॉइंट करेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से उद्योग खोले गए, यानी लौह इस्पात कारखाने हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व कहाँ खोले गए, किस सन में खोले गए। तो इसमें हेडिंग बनाएंगे स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने। हेडिंग बनाइए, क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता से पूर्व लौह इस्पात कारखाना। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो लौह इस्पात कारखाने हैं ये कहां कहां पर खोले गए और किस किस सन में खोले गए। तो देखिए दो कारखाने इंपॉर्टेंट हैं, केवल दो कारखाने हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? टिस्को और इसको। कौन कौन से हैं? दो। पहला है इसमें टिस्को, दूसरा है इसको। टिस्को और इसको, इन दो कारखानों को पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता से पूर्व खोले गए थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पहले इसमें हेडिंग बनाइए किसकी? टिस्को की। तो इसकी तो सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टाटा आयरन एंड
ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, क्या हो गई, टी से हमारा बना जाके टाटा, आई से आयरन और एंड हमारा एस से स्टील कंपनी, यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब देखिए इसमें विशेष क्या रहेगा कि बड़े पैमाने पर देश का कारखाना, पहला कारखाना, यानी बड़े पैमाने पर, यानी सबसे बड़ा पैमाना बड़े पैमाने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में जहां पर उद्योग धंधे होते हैं अधिक मात्रा में, तो वो होता है बड़ा पैमाना, यानी जहां पर बड़े बड़े कारखाने खुले होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बना जाके कि अधिक बड़े पैमाने पर कारखाना जो खोला गया, देश का पहला, वो कब खोला गया, तो 1907 ईस्वी में। कब खोला गया, 1907 ईस्वी में। सभी लोग ये कमेंट कीजिए कि ये किस राज्य में खोला गया था। डेट हमने बता दी है कौन सी, 1907 ईस्वी में बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना खोला गया था। स्थान आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस स्थान पर खोला गया। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई दें, किस स्थान पर खोला गया। जल्दी से रिप्लाई दें, किस स्थान पर खोला गया। ओके, कोई स्थान बता रहा है, कोई राज्य बता रहा है। चलिए जिसको जो आता है, किसी कोई राज्य कमेंट कीजिए, कोई स्थान बताइए। गुड, झारखंड, बहुत अच्छे, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। इतना सभी लोगों ने बता दिया। एक पॉइंट और इसमें अब हमारा बचा जाके, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट क्या, कि ये 1907 में खोला गया, लेकिन ये खोला कहाँ गया, स्थान बताया है, स्थान साकची। स्थान कौन सा है, साकची स्थान हो गया। अगर स्टेट पूछा जाए यानी राज्य पूछा जाए, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, झारखंड। राज्य कौन सा है, झारखंड राज्य हो जाएगा। अब देखिए किसकी सहायता से खोला गया, अगर ये पूछा जाए तो जमशेदजी टाटा, किनकी सहायता से खोला गया, किनके द्वारा खोला गया, तो जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा, ये एक व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है, जमशेदजी टाटा, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इनके द्वारा स्थापित किया गया था कौन सा कारखाना, तो देखिए जो ये कारखाना था देश का पहला कारखाना था जो बड़े पैमाने पर खोला गया था। किनके द्वारा खोला गया था, जमशेदजी टाटा के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया था, तो ये भी आप नोट कीजिएगा, 1907 ईस्वी में खोला गया था, यानी 97 में ये खोला गया था, 1907 में खोला गया था। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ जाके। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, इसको कौन सा है, इसको, तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। इसको की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जिस तरह से टिस्को की फुल फॉर्म है, थोड़ा सिर्फ आई में चेंज है, आप इसमें बदलाव लाइए, इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें कि इसको की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी से कमेंट करें, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन, सिर्फ इतनी ही फर्क है इसमें, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है।
टिस्को की क्या थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इस टिस्को की थी। इसको की क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इसको की फुल फॉर्म हो गई। अब देखिए जो इसको है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जो इसको कंपनी है। अब देखिए किस राज्य में हुई थी? तो पश्चिम बंगाल राज्य में हुई थी, यानी वेस्ट बंगाल में। राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, क्या जगह है वो? हीरापुर। हीरापुर एक स्थान है, इस स्थान पर किस कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इस स्थान पर इसको कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, दोनों आपको समझ में आए कि स्वतंत्रता से पूर्व लौह इस्पात उद्योग और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? टिस्को है, दूसरा है इसको। तो टिस्को की फुल फॉर्म क्या हो गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को की फुल फॉर्म है। और ये स्थान कौन सा है जिस स्थान पर ये कंपनी स्थापित की गई थी? साकची स्थान हो जाएगा। अगर राज्य पूछा जाएगा तो राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य है। और ये कब स्थापित की गई थी? तो 1907 में ये स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जमशेद जी टाटा हैं, इनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। बाद में जो ये साकची स्थान है, ये स्थान क्या कहलाया? जमशेदपुर कहलाया। जमशेदपुर, यानी जमशेद जी टाटा के द्वारा साकची स्थान पर टिस्को जो कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये बाद में क्या कहलाया? जमशेदपुर कहलाया। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। तो देखिए दूसरा है था हमारा इसमें इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी फुल फॉर्म थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएगा। स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है हीरापुर। ठीक है, तो ये दोनों कंपनियां इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अच्छे से सभी लोग क्लास को कवर कीजिएगा और देखिए ज़्यादातर अपने कमेंट पर फोकस कीजिएगा, अपने गोल पर ध्यान दीजिएगा। देखिए खुद पर ध्यान देने से क्या होता है, दुनिया में हर इंसान दूसरों पर तो ध्यान देता है, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए ध्यान नहीं देता है। जिस दिन आप अपनी गलती सुधारने के लिए खुद पर ध्यान देने लगोगे, दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान आप बन जाओगे। दूसरों की अपेक्षा खुद की गलतियां देखिए, दूसरों की अपेक्षा अपने अंदर सुख ढूंढने की कोशिश कीजिए, दूसरों की अपेक्षा अपने आप में कमियां निकालने की कोशिश कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में इतने अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे कि दूसरे को जब आप देखोगे तो दूसरा व्यक्ति आपसे ज्ञान लेने की कोशिश करेगा, ना कि आप उससे मोटिवेटेड होइए। तो जो भी काम कीजिए अच्छे से उसे कवर कीजिए। देखिए क्या होता है, एक सेठ जी थे, दूसरों पर ध्यान देने से क्या होता है, एक सेठ जी थे जो हीरों के व्यापारी थे। क्या थे? एक सेठ जी थे, वो हीरों के व्यापारी थे। तो वो मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, फ्लाइट से जा रहे थे। 2 दिन का समय लगता था उनको आने जाने में। एक चोर ने देखा कि जो सेठ जी हैं ये हीरों के व्यापारी हैं, इनके पास एक पोटली है जिसमें क्या है? हीरे रखे हुए हैं। तो जब सेठ जी ने इनको देखा, चोर को देखा, तो उन्होंने कहा कि शायद ये हमारे हीरों के पीछे पड़ा हुआ है, ये हीरे चुराने के चक्कर में घूम रहा है। तो देखिए सेठ जी ने क्या किया, 2 दिन का समय लगना था बीच में, तो चोर भी उनके साथ ही बैठ गया, उसी फ्लाइट में गया। तो देखिए चोर जब पास बैठा, आमने सामने दोनों लोग बैठे हुए थे, तो चोर ने, अब रात का समय होने वाला था, तो दिन में ही चोर ने 4 बजे सोना प्रारंभ कर दिया। दिन में चोर ने 4 बजे से सोना प्रारंभ किया, तो जैसे ही रात आई, रात के 8 बजे, तो चोर ने दिन में सो लिया। अब सेठ जी के सोने का समय आया, तो जो हीरों की पोटली थी, चोर उसको चुराने के लिए बैठा था। तो देखिए चोर ने तो सो लिया, अब सोने की बारी आई सेठ जी की। तो सेठ जी ने क्या किया, जब चोर वह सो रहा था, उठा नहीं था, तो सेठ जी ने सोच लिया कि ये चोर हमारे
हीरे चुरा लेगा। सेठ जी ने उन हीरों को चोर की पॉकेट में डाल दिया, यानी चोर के पास जो पॉकेट थी यानी जेब में डाल दिया, और सेठ जी आराम से सो गए। अब जब चोर उठा तो चोर ने कहा कि अब सेठ जी सो गए, अब हम सेठ जी के सारे हीरे निकाल लेंगे। तो देखिए चोर उठा आराम से, उन्होंने सेठ जी का सारा सामान ढूंढना प्रारंभ कर दिया। सामान में ढूंढता रहा, सेठ जी की जेब में ढूंढता रहा, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। थक हार कर 4 बज गए रात में उसे ढूंढते ढूंढते। सुबह होने पर वो 4 बजे फिर सो गया। अब एक रात और बाकी थी, क्योंकि 2 नाइट बीतती थी तब सेठ जी दिल्ली से मुंबई तक पहुंचते थे। उसी तरह से अगली रात और आनी थी। चोर ने वही काम किया, दिन में सो लिया। जब सेठ जी के सोने का टाइम आया तब वो उठने वाला था, तो जैसे ही सेठ ने दोबारा वही काम किया जिस तरह से पहले किया था। जब तक चोर सोता रहा, उन्होंने अपनी पोटली दोबारा से उसके जेब में डाल दी और फिर आराम से सो गए। अब सेठ जी सो गए। दोबारा चोर आज फिर उठा कि वही काम फिर करना है, आज तो पोटली मिल जाएगी, कल सेठ ने कहीं छुपा दी होगी। तो चोर फिर वो पोटली ढूंढने लगा। जब वो पोटली ढूंढने लगा, ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया, उसको पोटली कहीं नहीं मिली, वो फिर सो गया। अब सुबह जब सो गया, सुबह के 10 बजे दोनों मुंबई पहुंचे, दोनों मुंबई सेंट्रल पर पहुंचे। चोर बोला कि मैं चोरी छोड़ दूंगा सेठ जी, मैं चोरी छोड़ दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि आपने छुपाई किधर थी। सेठ से बोला कि मैं चोरी छोड़ दूंगा सेठ जी, मेरा बाप भी चोरी छोड़ देगा, मेरा पूरा खानदान चोरी छोड़ देगा, आप हमें ये बताओ कि आपने पोटली कहाँ छुपाई थी। सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, जिस तरह से तू दूसरों के पास पोटली ढूंढता रहा, तू खुद के पास पोटली ढूंढा। मेरी पोटली तेरी पॉकेट में पड़ी रही। मेरी पोटली कहाँ गई? तेरे पॉकेट में पड़ी रही। यही बात होती है कि हर इंसान दूसरों में टैलेंट ढूंढता है, दूसरों में। आप भी अपना कंबाइंड दूसरों से करते हैं, खुद में कोई टैलेंट जगाने की कोशिश कीजिए। खुद में आपके, देखिए हर इंसान होता है बचपन से ही बुद्धिमान नहीं होता, वो ऐसा एक टैलेंट लेकर इस दुनिया में आता है कि जो अपनी जिंदगी उस टैलेंट के अनुसार आगे बना सकता है। इसलिए चोर के अनुसार आप भी दूसरों में टैलेंट ना ढूंढें। आपके अंदर इतना टैलेंट है कि अपनी जिंदगी आप खुद विकसित कर सकते हो, अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हो। सिर्फ खोजना अपने अंदर है कि आप में क्या क्या खूबियां हैं, उन्हें बाहर लाइए, उन्हें उजागर कीजिए। ठीक है, तो ये होता है। और जो भी क्लास में आप सभी लोग तो अच्छे से उस क्लास को अटेंड करें। तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हमारी 1-2 क्लास और होंगी जो भारत के उद्योग से संबंधित होंगी, क्योंकि आज की क्लास जो थी उसमें हमने बहुत थोड़ा पढ़ पाया, और जो विशेष रहेगा वो बहुत अभी है। तो और भी क्लास होंगी, उन क्लासों को भी आप लोग अच्छे से अटेंड करें। तो आज के लिए इतना ही।